जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपनी इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। 2023 का ही अभी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं और जैसे जैसे आगे हमारा सब्जेक्ट बढ़ेगा उसके बाद हम उसमें साइंस, इन्वायरमेंट, हर तरीके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, ये सवाल है ज्योग्राफी से। माउंट न्यूमैन जो है वो किस मिनरल के लिए फेमस है, यानी माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ माउंट न्यूमैन लिखा है। एक आप सर्च करेंगे तो आपको यूएस में भी मिलेगा और एक ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा। तो ज़्यादातर चांस है कि ये ऑस्ट्रेलिया वाले ही माउंट न्यूमैन की ये बात कर रहे होंगे। उसका कारण क्या है आप समझ जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया का रफ मैप है। रफ मैप हमेशा बनाते रहिएगा। तो इसका जो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है, नॉर्थ वेस्टर्न वाला, वहाँ पर एक पिलबाड़ा रीजन है, पिलबाड़ा क्षेत्र। ये पिलबाड़ा क्षेत्र आयरन के लिए, लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पिलबाड़ा क्षेत्र, जो पिलबाड़ा रीजन है, उस पर भी कई बार सवाल पूछा गया है कि कौन से देश में ये मिलता है। उसी में आपको एक ये पहाड़ देखने को मिलेगा, माउंट न्यूमैन। उसी का ये सवाल पूछा गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आयरन ओर या लौह अयस्क के लिए माउंट न्यूमैन जो है वो फेमस है। अब चलिए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हम लोग अलग से भी मैप कवर करेंगे, परेशान मत होइएगा। फिलहाल जब ये क्वेश्चन आ गया है तो कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जब ये मैप देखेंगे तो उसमें ये देखिए, ये जो उत्तर पश्चिम साइड में ये आप देखने को आपको मिलेगा, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है, पिलबाड़ा। तो पिलबाड़ा क्षेत्र जो है, यहीं पर आपको यहाँ पर ऐसे माउंट न्यूमैन देखने को मिलेगा, जो आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस साल तक टारगेट रखा गया है कि पॉपुलेशन को अपने देश में स्टेबल कर देना है, फिक्स कर देना है, यानी भारत में किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2080 तक, 2045 तक, 2070 तक या फिर 2075 तक? देखिए, अगर आप नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है 2000 का, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप टिक करेंगे 2045 को, और बहुत सारे लोगों ने 2045 भी टिक किया था। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा भी और आगे पढ़ेंगे, जो नई बुक्स हैं उनमें जो संशोधन किए गए हैं, कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है, तो आपको पता चलेगा कि 2010 में भारत सरकार ने इस लक्ष्य को फिर से, इसका निर्धारण जो है वो किया, फिर से इसको रिवाइज किया इस टारगेट को, और सरकार ने बोला कि 2045 तक अपने जनसंख्या को नियंत्रण करना काफ़ी कठिन हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो प्रजनन दर थी वो कोई 1.8 के आसपास, 2.8 के आसपास थी। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि इसे हम 2070 के आसपास जाके अपने जनसंख्या को हम लोग फिक्स कर लेंगे। इस तरह का टारगेट रखा गया। तो रियल आंसर जो है 2070 है। 2070 इसका राइट आंसर है। बहुत सारे लोग 2045 भी बोल रहे थे, बट इसका सही आंसर 2070 है। अब देखिए, इसको अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। आज के परिदृश्य में भी देख लेंगे अभी क्या चल रहा है। देखिए, 2010 में टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे हम बोलते हैं कुल प्रजनन दर, ये कितनी थी? 2.8। तो ये यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उनके द्वारा एक जनसंख्या राष्ट्रीय नीति, जब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी, सन 2000 में लाया गया था। उसमें ये निर्धारित किया गया था कि हमें जो अपनी जनसंख्या का स्थिरीकरण करना है, यानी हमें जो अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, वो 2045 तक करना है, इस तरह की बात थी। लेकिन 2010 में आप देखेंगे तो इस पॉलिसी में जो 2045 तक की बात की गई थी, उसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बोला कि अब हम 2045 से इसे 2070 तक निर्धारित कर रहे हैं। मतलब अब हमारा लक्ष्य वर्ष होगा 2070, जब हम अपनी जनसंख्या को एकदम स्टेबल, बिल्कुल स्थिर देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि ना हो। इस बात का लक्ष्य निर्धारित किया गया 2070 तक पूरा करने का। अब देखिए 2024 पे बात कर लेते हैं। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं हमारे पास, उसके हिसाब से भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर है वो 2.122 बर्थ है प्रति महिला पे, ठीक है, जो कि 2023 की तुलना में 0.79% का डिक्लाइन है। एक तो आपसे इसी स्टेटमेंट पे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सवाल आ चुका है। तो 2.122 जो ये अपना बर्थ है पर वुमेन, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर, इसका मतलब ये है कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं, लगभग उतनी ही जनसंख्या हमारी लंबे समय तक देखने को मिलेगी। हम दो, हमारे दो, और इसी तरीके से हर पीढ़ी में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो
तो जनसंख्या अब अपनी वृद्धि बहुत नहीं हो रही है। जो 2024 के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। फिर भी नए लोग तो पैदा होंगे ही स्थिर होने के बाद भी। तो अपनी जनसंख्या कुछ सालों के बाद एक बहुत बड़े बढ़ते हुए क्रम में नहीं नजर आएगा, आपको थोड़ा थोड़ा घटते हुए नजर आएगा। फिर भी 2050-60 तक तो अपनी जनसंख्या बढ़ेगी ही। तो 2070 ये वर्ष निर्धारित किया गया था, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल में पूछा है अटॉर्नी जनरल के ऊपर, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आरओ में भी काफ़ी पूछे गए थे, तो आप मान के चलिए कि इस तरह के जो सवाल हैं अब आपको इनका ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। सवाल देखिए, पहला स्टेटमेंट आपको ये बताना है। सवाल ये है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है, ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट ये है कि कोई भी पर्सन जिसे आप अटॉर्नी जनरल नियुक्त करना चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो, यानी वो क्वालिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन काबिलियत रखता हो। दूसरा, अटॉर्नी जनरल को आप बिल्कुल उसी तरीके से हटा सकते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का या हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो तरीका होता है, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कैग है उसको हटाने का तरीका होता है, उसमें आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों से पूर्ण बहुमत से पास कराना पड़ता है रिजोल्यूशन को। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय या महोदया अपनी सहमति देते हैं। तो उनका प्रोसेस थोड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है उनको हटाना। और उसमें भी वो रिजोल्यूशन अगर चाहें स्पीकर या चेयरमैन उसको रिजेक्ट कर सकते हैं मानने के बजाय। उसमें भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। 3 जजों की समिति बनती है, वो उस चार्ज का निर्धारण करते हैं। तो बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं है उनको हटाना। तो ये स्टेटमेंट तो पहला सही है कि हाँ, किसी भी व्यक्ति को अगर आप अटॉर्नी जनरल बनाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। वो योग्य होने चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की सारी जो भी चीज़ें क्वालिफिकेशन में बताई गई हैं वो उनके पास होनी चाहिए। अब कैसे होनी चाहिए वो हम देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपके पास क्या काबिलियत होनी चाहिए। तो इसमें 1 सही है और डी गलत, दूसरा गलत है। अब देखिए ये स्टेटमेंट, अब ये जो ऑप्शन है देखिए इन्होंने कैसे खेला है। ऑप्शन में उन्होंने ऊपर नीचे किया हुआ है, तो यहाँ जल्दी जल्दी में ये मत सोच लीजिएगा कि पहला ऑप्शन सही होगा। पहला लाइन सही है लेकिन ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, ओनली 1, यानी केवल 1 सही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जो आर्टिकल 76 है, अनुच्छेद 76 है, उसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है और बोला गया है कि वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की काबिलियत रखता है, योग्यता रखता है संविधान के हिसाब से, उन्हीं को आप अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जज आप कैसे बन सकते हैं, देखिए या तो आप कम से कम हाई कोर्ट में 5 साल जज रह चुके हो, या 1 से अधिक हाई कोर्ट में अगर आप हैं तो 1 से अधिक हाई कोर्ट में आप 5 साल के लिए जज रह चुके हो। दूसरा योग्यता, अगर आप हाई कोर्ट के जज नहीं हैं तो कम से कम 10 साल आप हाई कोर्ट के वकील होने चाहिए। तीसरा, या तो आप बहुत ही एमिनेंट जुरिस्ट यानी एक प्रख्यात न्यायविद होने चाहिए राष्ट्रपति के नज़र में, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की काबिलियत रखते हैं या योग्यता रखते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको संविधान ने कहा है कि देश के किसी भी कोर्ट में जाके आप ऑडियंस की तरह बैठ सकते हैं, जो भी कार्रवाई हो रही होगी उसको सुन सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, वहाँ जाइए आप बैठ के देख सकते हैं। ऐसा इसलिए संविधान ने किया कि अगर आपको कुछ लगता है कि कानूनी चीज़ों को समझना चाहिए, किसी केस को सुनना चाहिए जिससे कि केंद्र सरकार को बहुत सारी कानूनी सलाह में मदद दे सकते हैं आप, तो बिल्कुल जाइए और वहाँ पे सुनिए उस बात को। उसके बाद आर्टिकल 143 आप लोगों ने सुना होगा, अनुच्छेद 143, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से कुछ कुछ कानूनी सलाह के तौर पर चीज़ों को समझ सकते हैं। उसमें राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल को भारत का प्रतिनिधित्व, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि मानते हुए उनसे कानूनी सलाह ले सकती हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट भेज सकती हैं कि आप जाइए भारत सरकार के तौर पे मेरी तरफ से आप जाके बताइए जो भी कानूनी सलाह या मदद सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। दूसरी बात, सवाल एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि क्या जो अटॉर्नी जनरल हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट केस भी अपना जाके लड़ सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो संवैधानिक पद पे तो बैठे हुए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट के कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरशाह के तौर पे नहीं गिने जाते हैं।
इसलिए उनको प्राइवेट प्रैक्टिस से डिबार्ड नहीं किया जाता है, बैन नहीं किया जाता है। कोई मनाही नहीं है, आप सरकार की तरफ से भी हैं और अपना प्राइवेट जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। इसीलिए जो गवर्नर के ऊपर भी कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब गवर्नर रिटायर्ड होते हैं तो किसी जगह के कैसे वो किसी अच्छे पद पे बैठ सकते हैं, उनको कैसे बनाया जा सकता है कुछ। तो ऐसा इसलिए बनाया जा सकता है कि गवर्नर जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, भारत सरकार के अधीन कोई नौकरी नहीं है, वो भारत सरकार के, केंद्र सरकार के एक तरीके से प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में काम कर रहे होते हैं संवैधानिक पद पर। तो वो चाहें तो आप उनको किसी और पद पर बैठा सकते हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद इस तरह की कोई मनाही नहीं है। ये सवाल है हिस्ट्री का। अच्छा सवाल है कि बरेली में जब 1857 की क्रांति हो रही थी अपने देश में, तो बरेली में कौन उस क्रांति को लीड कर रहे थे? यानी 1857 के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली में विद्रोह के, जो 1857 का विद्रोह था, उसके नेता कौन थे? आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं। इनका नाम है खान बहादुर खान। तो ये ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के हैं बिहार में। नाना साहेब कानपुर के हैं। जो आखिरी पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र यानी अडॉप्टेड सन थे। और हजरत बेगम हजरत महल की अगर हम लोग बात करें तो ये लखनऊ में इन्होंने कमान संभाला था, और बिरजिस कादिर जो इनके बेटे हैं वो वहाँ पे नवाब घोषित किए गए थे। तो कुछ और भी हम लोग ये देख लेंगे। खान बहादुर खान के बारे में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि 31 मई 1857 को खान बहादुर खान जी रोहिला में बरेली को एक आज़ाद क्षेत्र डिक्लेयर कर देते हैं, और बरेली जो था वो रोहिलखंड का कैपिटल राजधानी हुआ करता था। अब हम कुछ 1857 के विद्रोह के स्थान और उनके जो लीडर हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय जो हैं उनको एज अ लीडर बनाया गया था, लेकिन जब भी आप सवाल में नाम देखेंगे तो जनरल बख्त खान का देखेंगे, क्योंकि जो कमान संभाली थी 1857 की क्रांति में दिल्ली की, वो जनरल बख्त खान ने संभाली थी। इसीलिए जनरल बख्त खान का नाम आप अक्सर क्वेश्चन में देखते हैं। कानपुर की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, नाना साहिब जो हैं वो लीड कर रहे थे। वो वहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे नेता लिख दिया है, नेता नहीं बोलेंगे, लीडर हैं अपने आप में ये लोग। तो वो लीड कर रहे थे, वहाँ पर नेतृत्व दे रहे थे अपना। और बाजीराव द्वितीय जो लास्ट पेशवा थे, उनके ये दत्तक पुत्र अडॉप्टेड सन भी थे। लखनऊ में आप देखेंगे तो बेगम हजरत महल वहाँ पे कमान संभाल रही थी, और उनके जो बेटे थे बिरजिस कादिर, उनको वहाँ पे फिर अवध का नवाब बनाया गया। फैज़ाबाद की हम लोग बात कर लें तो मौलवी अहमदुल्ला जी थे, फैज़ाबाद की कमान संभाल रहे थे। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी थी। देखिए, एक सवाल ये पूछा गया है, अब ये बीपीएससी में पूछा गया था कि कहाँ पूछा गया था ये ठीक से याद नहीं, लेकिन ये सवाल पूछा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई जी का जो निधन था वो कहाँ पे हुआ था। जब वो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से लोहा ली थी, जब वो युद्ध में लड़ रही थी, तो उनका निधन कहाँ हुआ था। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में झांसी भी मार देते हैं ऑप्शन, जबकि इसका राइट आंसर है ग्वालियर। और 18 जून 1858 में ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। इनका जो रियल नाम है लक्ष्मीबाई जी का, वो है मणिकर्णिका, और वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। तो बनारस का जो बहुत फेमस घाट है मणिकर्णिका घाट, अक्सर आप लोग कभी भी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने अगर आए तो उसके बगल में ये मणिकर्णिका घाट, तो मणिकर्णिका घाट इन्हीं के नाम पे रखा गया है, मणिकर्णिका इनका नाम है। एक ये सवाल है। अब ये देखिए, मैप बेस्ड जो सवाल होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको आइडिया भी लेना है। कौन सी नदी यूएस और यानी कि अमेरिका और मेक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है? ये सवाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मेक्सिको की सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? कोलोराडो है, अमेजन है, मिसिसिपी है, या फिर रियो ग्रेनाड है? देखिए, अमेजन रिवर सबको पता है, ब्राज़ील में है। मिसिसिपी नदी भी है बट वो बॉर्डर नहीं बनाती है। अब देखिए, कोलोराडो और रियो ग्रेनाड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप लोगों को अगर मैप बना के बताएं, जैसे मान लीजिए ये यूरोप का बीच वाला हिस्सा है, कुछ इस तरीके से एक रफ मैप मान लीजिए इस तरीके से अगर आप बनाते हैं, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर एक तो ये वाला है, अलास्का वाला क्षेत्र यूएस का आता है, और बाकी ये 5 ग्रेट लेक्स और ये सब है, और ये मान लीजिए बीच में ये मैक्सिको है, ये यूएस है। तो यहाँ कहीं ऐसे कोलोराडो रिवर बहते हुए आता है, और ये मैक्सिको में, ये मैक्सिको के पास आता है यूएस से बहते हुए।
तो ये बॉर्डर नहीं बनाता है। बॉर्डर जो बनाता है वो होता है आपका रियो ग्रेनेड बनाता है। चलिए थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये अगर आप मैप में देखेंगे, इधर आप देख रहे हैं ये मेक्सिको आ गया, तो देखिए ये रियो ग्रेनाड नदी ये है जो कोलोराडो प्लेट्यू से निकल रहा है। रियो ग्रेनाड नदी आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये यूएस और मेक्सिको के बीच में बॉर्डर बना रहा है। इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और अगर हम बड़े मैप में बात करें तो देखिए यहाँ से आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखिए ये रियो ग्रेनाड नदी ये वाली देख रहे हैं आप, बहते हुए आ रही है। तो यहाँ से यहाँ देखिए ये पूरा बॉर्डर बना रहा है मेक्सिको और यूएस के बीच में। जबकि कोलोराडो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोलोराडो तो यूएस से आते हुए और सीधे मेक्सिको में यहाँ पे चला गया। तो ये बॉर्डर नहीं कोई बनाता है, बल्कि यूएस से मेक्सिको में ये एंट्री कर रहा है। मिसिसिपी नदी की अगर आप बात करेंगे तो मिसिसिपी नदी आपको ये दिखेगी, ऊपर है। और ये 5 ग्रेट लेक हैं, जिसमें लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? विक्टोरिया झील है, जो कि आपका कहाँ पर है? अफ्रीका में, 3 तरफ से देशों से घिरा हुआ है, जो मैंने आपको कई बार बताया है, कूट देंगे मतलब केन्या, युगांडा, तंजानिया। तीसरा फिर से आपको इसी सब में देखने को मिलेगा ग्रेट लेक में। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा झील है जिसका नाम है लेक मिशिगन। लेक मिशिगन इन 5 ग्रेट लेक में से इकलौता ऐसा झील है जो पूरी तरीके से यूएस में पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका का जब हम मैप देखेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। एक सवाल ये है, ईवी रामास्वामी नायकर जी पर है कि ईवी रामास्वामी नायकर जी पे ये सवाल है, कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों में से सही है, गलत है, ये आपको बताना है। पहला सवाल है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, वो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, कोई डाउट नहीं है। दूसरा है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था 1925 में। ये भी सवाल सही है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हो कि ये 1925 हमें याद रखना चाहिए कि नहीं, लेकिन इन्होंने जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था, आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत की थी दक्षिण भारत में, खासतौर पर तमिलनाडु में, द्रविडियन हिस्से में, द्रविडियन आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट, वो 1925 में ही शुरू हुआ था। 1925 में एक और ख़ास चीज़ हुई थी जिसमें महात्मा गांधी जी, नहीं 1925 में, चलिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको अलग रखते हैं, वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस में हम देख लेंगे। लेकिन ये कांग्रेस 1925 में छोड़ते हैं। इनका छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ये ईवी रामास्वामी नायकर जी ने बोला कि जो शीर्ष नेतृत्व है, टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, उसमें नॉन ब्राह्मण लोगों को ज़्यादा आप प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं उनको आप शीर्ष नेतृत्व दे ही नहीं रहे हैं, इस तरह का इनका एक आरोप था। और उसके बाद इन्होंने 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिया। इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएंगी। देखिए इनका जो नाम है ना, उसी में आपका छिपा हुआ है रहस्य कि ये कहाँ पैदा हुए हैं। ईरोड वेंकटप्पा रामास्वामी जी इनका नाम है। ईरोड जो है वो तमिलनाडु का एक जगह है, तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था ईरोड में, तो इनका नाम है ईरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, ईवी रामास्वामी। इन्हीं को पेरियार भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा केरला में आपको पेरियार नदी देखने को मिलती है, या पेरियार टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, बाघ अभयारण्य है, वो इन्हीं के सम्मान में वहाँ पर नदी के नाम को रखा गया है। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन की शुरुआत की थी तमिलनाडु में 1925 में। और 1925 में जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, आत्मसम्मान आंदोलन था, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन था। और इनका इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, मंशा थी, वो ये था कि एक हमें ऐसा समाज बनाना है जिसमें उत्पीड़ित जातियों और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान हो, उनका किसी भी तरीके से शोषण ना हो पाए। इन सब चीज़ों को लेके, उनकी लड़ाइयों को लेके इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी। इनको द्रविडियन आंदोलन का फादर भी कहा जाता है, यानी वह द्रविड़ आंदोलन के जनक थे। अगला सवाल देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा। ये भी पिछली बार पूछा गया। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, या लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये पूछा गया था। तो जो पहली स्पीकर चुनी गई थी वो थी मीरा कुमार जी, पहली महिला स्पीकर थी लोकसभा की। अब देखिए मीरा कुमार जी जो थी वो 15वीं लोकसभा में बनी थी, 15th लोकसभा में। और फिलहाल जो लोकसभा चल रहा है वो 18वां लोकसभा चल रहा है। तो 17वां लोकसभा और 18वां लोकसभा, इन दोनों में ही हमारे ओम बिरला जी जो हैं वो स्पीकर के पद पर मौजूद हैं।
कुछ और भी जानकारी हम देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले स्पीकर कौन थे भारत के, तो वो थे जीवी मावलंकर जी। 1952 से 56 तक रह चुके थे ये। स्पीकर के पद की जब भी बात होगी तो वो नीलम संजीवा रेड्डी जी के बिना पूरी नहीं हो सकती। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी के बारे में अगर हम देखें तो वो एकमात्र ऐसे लोकसभा के स्पीकर थे जो आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे तो वो एकमात्र ऐसे स्पीकर हैं जो स्पीकर बनने के बाद उस राजनीतिक पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया जिसकी टिकट पे वो सांसद बनकर आए थे। नहीं तो अभी तक आप जितने भी स्पीकर लोगों को देखते हैं वो स्पीकर बनने के बाद राजनीतिक पद जल्दी नहीं छोड़ते हैं, राजनीतिक पार्टी नहीं छोड़ते जिस पार्टी से वो आए हैं। तो ये एकमात्र ऐसे स्पीकर थे। दूसरी चीज़, ये एकमात्र ऐसे स्पीकर थे जो यूनानिमसली इलेक्ट हुए थे, यानी सर्वसम्मति से इनका चुनाव हुआ था। किस पद पे? राष्ट्रपति के लिए। तो देखिए, पहले नीलम संजीवा रेड्डी जी जो है वो 6वें स्पीकर बने, 6th लोकसभा के स्पीकर बने, ठीक है। जो 6वां लोकसभा था उसके स्पीकर बनते हैं नीलम संजीवा रेड्डी जी, और देश के 6वें राष्ट्रपति भी बनते हैं। स्पीकर बनने के बाद जब वो राष्ट्रपति बने तो निर्विरोध राष्ट्रपति वो चुने गए, और एकमात्र ऐसे स्पीकर जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं वो हैं आपके नीलम संजीवा रेड्डी जी। तो कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में, उसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक अपना डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। अब इसके आगे भी बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं। 1-2 दिन हम अभी हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं उनको लेंगे। उसके बाद हमारा अगला टारगेट जो होगा उसमें 2023 से जो इन्वायरमेंट, साइंस, इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप लोगों को मिलेगा। और कल से अब आप लोगों को, या कोशिश करेंगे आज से, वरना कल से तो अब आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। मई का भी हमारा बचा हुआ है, अप्रैल भी देखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च का भी इम्पोर्टेंट देखना है। फिर उसकी जनवरी से अगस्त, जुलाई तक, जून तक की जो 6 महीने की PDF है वो एक साथ मिल जाएगी। जुलाई हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगस्त हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सितंबर में अभी तक कोई वीडियो नहीं मिला है करंट का, सितंबर में भी अभी तक की एक साथ वीडियो मिल जाएगी। और बीच बीच में सितंबर का करंट अफेयर भी आप लोगों को 2-3 दिन पे मिलता रहेगा। तो कुल मिला के अपना टारगेट है कि 15 से 20 सितंबर तक, हर हालत में 20 सितंबर तक अपना करंट अफेयर 20 सितंबर तक का अपने पास कंप्लीट होना चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए 2 से 3 बार, 1 से 2 बार तो कम से कम हो जाना चाहिए। फिर हर रोज़, हर दूसरे दिन हम लोग रिवीजन करेंगे। आपको टारगेट मिलेगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा। फिलहाल जितने क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं प्लेलिस्ट में उसको आप लोग देखते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।